जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्राकृतिक विभाजन पढ़ाने वाला हूं। प्राकृतिक विभाजन का वीडियो पहले ही बन चुका है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्राकृतिक विभाजन के साथ साथ यहाँ पे इसका भौगोलिक अध्ययन भी बताऊंगा। तो पहले ही मैंने प्राकृतिक विभाजन का वीडियो बना दिया है, तो ज़्यादा मैं उसके बारे में डिक्लेयर तो और नहीं कर सकता, लेकिन हम भौगोलिक जो अध्ययन है इसके बारे में बारीकी से जानेंगे। ये भौगोलिक अध्ययन क्या होता है? भौगोलिक अध्ययन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या क्या पाया गया है, ठीक है, क्या क्या पाया गया है। इसे जब विभागों में बांटा गया प्राकृतिक विभाजन के रूप में, तो हर एक विभाजन के अंदर कुछ न कुछ खास चीज तो होगा। तो उन्हीं खास चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो भौगोलिक जो अध्ययन हम करेंगे ये सरगुजा संभाग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सरगुजा संभाग के बारे में आप जानते हो ना, ठीक है। सरगुजा संभाग को दो हिस्सों में बांट दिया गया है प्राकृतिक विभाजन के रूप में। एक हिस्सा बना है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसका क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है और 16 क्या है प्रतिशत है। इसी तरह से जसपुर सामरी पाट प्रदेश का है 62.08 और इसका एक हिस्सा क्या है, मतलब जो प्रतिशत में इसका हिस्सा देखो तो 4.59% होगा। यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं और आते भी हैं, तो आपको इसी तरह से इसे याद रखना है। क्षेत्रफल को भी याद रखना है और प्रतिशत को भी याद रखना है। तो क्षेत्रफल में कितना होगा और प्रतिशत में कितना होगा, ठीक है। तो ये सरगुजा संभाग को दो हिस्सों में, ये दोनों जो प्राकृतिक विभाजन के रूप में बांटा है ना, ये दो हिस्से जो है इसका है, इसको 3 जिले मिले हैं और इसको 2 जिले मिले हैं। तो इस तरह से सरगुजा संभाग दो हिस्सों में बंट गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये है सरगुजा जिला। सरगुजा जिला जो है इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है ये जसपुर के अंदर आता है, लेकिन अधिकतर हिस्सा जो आता है वो आता है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे मैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में लिया हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं मेन पार्ट की बात करूँगा तो आप लोग ये ज़्यादातर ये मत सोचना कि ये तो सरगुजा जो है वो पूर्वी बघेलखंड में आ रहा है, तो आप हमें जसपुर में कैसे पढ़ा रहे हो, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ पहले से। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कोरिया जिला से। देखो ये क्या है, ये कोरिया है, ये सूरजपुर है, ये सरगुजा है, ये बलरामपुर है और ये जसपुर है। 5 जिले जो है सरगुजा संभाग में है, जिनमें से कोरिया जिला को हमें पहले देखना है, ठीक है। तो कोरिया जिला में देखो ये जो है ना, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है। कौन? ये वाला, ठीक है। ये आपको पहाड़ जैसा मैंने बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है, कैमूर पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है, जिसे हम चांग भखार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पर्वत क्या है, कैमूर पर्वत का ये हिस्सा है जिसे हम चांग भखार के नाम से जानते हैं। और इस चांग भखार के जो जगह है इसमें सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची पहाड़ी आप बोल सकते हो वो है देवगढ़। तो ये जो देवगढ़ है इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। कितनी है? 1033। और कौन से जिले में है? ये कोरिया जिले में। तो देखो प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है। प्रश्न पहला ये पूछ सकता है कि ये किस पठार में आता है, तो आपको क्या लेना है, पूर्वी बघेलखंड का पठार लेना है आपको। अगर यहाँ पे प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता है कि किस पर्वत श्रेणी या किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो कैमूर पर्वत लेना है। अगर पहाड़ी पूछता है तो पहाड़ी चांग भखार की पहाड़ी है, जिसे हम कहते हैं देवगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जो चांग भखार और देवगढ़ एक ही है, अलग अलग नहीं है। देवगढ़ की पहाड़ी भी कह सकते हैं, चांग भखार की भी पहाड़ी उसे कह सकते हैं। तो इसकी ऊंची चोटी भी पूछ सकता है। तो कई प्रकार से ये प्रश्न पूछ सकता है, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे। तो देवगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है, 1033 मीटर देवगढ़ की पहाड़ी है। समझ में आ गया। और कौन से जिले में? कोरिया। कोरिया जिले से ही एक नदी का उद्गम हुआ और इसी पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से। कौन सा नदी है भाई, नाम याद नहीं आ रहा होगा, हसदेव नदी, याद रखना, ठीक है। कौन सा नदी उद्गम हुआ है यहाँ से एक नदी उद्गम हुआ है, हसदेव। आगे हम नदी वाले में इसके बारे में अच्छे से और पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे इतना जान लो कि यहाँ से नदी को उद्गम हुआ है। ऐसे में क्या होगा, कम से कम आप याद तो रख सकते हो, ठीक है। तो याद रखने के लिए अच्छा टॉपिक है कि देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गम हुआ है हसदेव नदी। और इसकी ऊंची चोटी क्या है, पूर्वी बघेलखंड की। तो देवगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, 1033 मीटर। याद रहेगा। अब आपको याद रखना भी है ना, बहुत आसान टॉपिक है, याद रख लेना।
अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस जिले में देखो कुछ खास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सरगुजा जिले में आ जाते हैं। सूरजपुर में कुछ खास नहीं है, तो हम कहाँ पे आएंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पे सरगुजा पे। सरगुजा जिले में देखो, सरगुजा जिले में आपको एक और क्या दिखाई दे रहा है, पहाड़ी दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, क्या है पहाड़ी का नाम, रामगढ़ की पहाड़ी। याद रखना है आपको, क्या नाम है भाई, रामगढ़ की पहाड़ी। ये बहुत फेमस पहाड़ी है। ये रामगढ़ की जो पहाड़ी है, ये सतपुड़ा जो पर्वत है ना, उसका हिस्सा है। जैसे कि चांग भखार की पहाड़ी, ये जो चांग भखार की पहाड़ी है, ये कैमूर पर्वत का हिस्सा था, लेकिन ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, ये सतपुड़ा पर्वत के हिस्सा है। तो रामगढ़ की पहाड़ी को अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, ये किसका हिस्सा है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। अब ये रामगढ़ की पहाड़ी फेमस क्यों है भाई, तो रामगढ़ की पहाड़ी में 3 गुफाएं पाए गए हैं। 3 गुफा, कौन कौन सा, मैं गुफा का नाम यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो एक तो है सीता बेगरा, ये पूछा जाता है ना प्रश्न में, आपको याद रखना है। सीता बेगरा है, जोगी मारा है, और एक है लक्ष्मण बेगरा। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक सीता बेगरा है, एक जोगी मारा है, और एक है लक्ष्मण बेगरा। 3 गुफाएं पाए जाते हैं। ये तीनों गुफाएं अपने अपने स्तर पर बहुत फेमस हैं। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। लक्ष्मण बेगरा के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं दिया है, लेकिन आगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अभी जिसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकता है उसको देख लेते हैं, जो कि अधिकतर प्रश्न यहाँ से बने भी हैं और बनते भी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीता बेगरा के बारे में जानेंगे। ये सीता बेगरा गुफा क्यों फेमस है, तो सीता बेगरा जो गुफा है, ये प्राचीनतम नाट्यशाला के लिए फेमस है। नाट्यशाला कैसा दिखता होगा आपको पता होगा। चलो मैं यहाँ पे इस तरह से बना लेता हूँ एक आकृति, जिससे आप याद रख सकते हो। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो, यह है नाट्यशाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है अंदर में नाट्यशाला लिखा हूं। तो सीता बेगरा गुफा में विश्व का, मतलब पूरे विश्व का प्राचीनतम, बहुत पुराना, प्राचीनतम का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना नाट्यशाला मौजूद है। तो प्राचीनतम नाट्यशाला मतलब कहाँ पे है, सीता बेगरा में। ये सीता बेगरा इसी के लिए फेमस था। अब जोगी मारा में आते हैं। जोगी मारा क्यों फेमस है, तो जोगी मारा 2 चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, 2 चीजों के लिए। एक तो मौर्य, मतलब मौर्य वंशी जो सम्राट अशोक है ना, उसका लेख प्राप्त हुआ था ये। ठीक है, लेख। तो अब वो लेख के बारे में तो बताया नहीं होगा, हो सकता है वो ताम्र लेख हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप लेख का मतलब समझते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इस पेपर शीट में, तो ये A4 साइज का है, तो ये भी तो एक लेख ही होगा ना। जितना मैंने इसे लिखा है, चित्रण किया है, इसको मैं दोबारा तो नहीं मिटा सकता, और मैं मिटाऊंगा भी नहीं। इसका मैं उपयोग बार बार कर सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये एक प्रकार का लेख ही हुआ। इसको मैं दूसरे को भी दे सकता हूँ, वो पढ़ेगा, इसको मिटाएगा तो नहीं। तो इसी प्रकार के ऐसे चीजों में लिखना, जैसे कि तांबे का भी हो। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कहीं धार्मिक स्थान पे गए हो, तो धार्मिक स्थान में जाने पर आपको मिलेगा कि वहां पे एक पत्र होता है। वर्तमान में जरूरी नहीं कि वो तांबे का हो, लेकिन ताम्रपत्र जैसा कुछ होता है पत्र। उस पत्र में देखना गायत्री मंत्र लिखा होता है, शिव जी का मंत्र लिखा होता है, गणेश मंत्र लिखा होता है। तो वो पत्र में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि उसे हमें दोबारा मिटाना नहीं है, इसीलिए लोग उसे खरीदते हैं। जब उसे जरूरत पड़ता है, उस मंत्र को पढ़ना है, तो उस पत्र को खरीद के उसको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, और हमेशा यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार के चीजों का मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है, एक लेख कहलाता है। और ये जो लेख है, जो अशोक कालीन जो लेख था, ठीक है, जो लेख प्राप्त हुआ था, ये पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में था। तो आप इसे याद रखना, आपको मतलब ये आपके लिए याद रखने वाली पॉइंट है कि आपको कैसे याद रखना है कि वो जो लेख है वो पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, और जैसे कि मैंने अभी आपको स्टोरी बताया है, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं। और दूसरा क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ,
दूसरा जो चीज यहाँ पे प्राप्त हुआ है, वहाँ जो जोगीमारा गुफा में वो है चित्रण प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक चित्र मिला हुआ है वहां पे। तो उस गुफा में चित्र जो मिला है वो है देवदासी नित्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक के प्रेम गाथा का वर्णन मिला है। वो चित्र के माध्यम से वर्णन कर रहा था, तो वहां पे चित्र पाया गया है। फिलहाल वहां पे चित्र नहीं कहेगा, वो वर्णन कहेगा हर बार। वहां पे चित्र मिला है। जब आप किसी गुफा में घुसोगे तो वहां पे आपको कई चीजें देखने को मिलेगी, हो सकता है वो चित्र भी हो। तो इसी तरह से एक चित्र वहां पे मिला है। उस चित्र में याद रखना नाम, ठीक है, उस चित्र में क्या मिला है? देवदासी नृत्यांगना। ठीक है, तो देवदासी नाम की एक महिला थी, नाचने वाली। नित्यांगना का मतलब क्या है? नाचने वाली। ठीक है, तो राजा महाराजाओं के काल में आप पिक्चर देखे हो तो राजा महाराजा के काल में नित्यांगना होती थी, जो नृत्य करता था। राजे के महल का एक नित्यांगना रहती थी। ठीक है, तो इसी तरह से है वो भी। तो देवदासी जो नित्यांगना है उसकी आकृति उस दीवार में था, और देवदत्त नामक जो नर्तक है उसकी भी आकृति उस दीवार में है, और उन दोनों के प्रेम गाथा का वहां पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, देवदत्त को ना डायरेक्ट ना देवदासी जो नित्यांगना है वो रिजेक्ट कर दिया था। ये आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा, मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा इतिहास में, बस आप इतना ही जानो। ठीक है, तो क्या मिला था यहाँ पे? देवदासी नित्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक के प्रेम गाथा का वर्णन मिला था। तो याद रहेगा। तो रामगढ़ की पहाड़ी याद रखना, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, याद रखने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेगरा, ये तीनों गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में मिला है। जिसमें सीता बेगरा में प्राचीनतम नाट्यशाला, मतलब सबसे पुराना नाट्यशाला जो मिला है ना, वो सिर्फ रामगढ़ की पहाड़ी बस में मिला है और कहीं नहीं। रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी का जो सीता बेगरा गुफा है, इसी को सबसे पुरानी नाट्यशाला कहते हैं। इसके बाद जोगीमारा में दो चीज मिला है। एक है मौर्यवंशी सम्राट का पत्र लेखन मिला हुआ है। ठीक है, लेख प्राप्त हुआ है, ये पाली और ब्राह्मी दो भाषाओं में था। और दूसरा चीज क्या मिला है कि जोगीमारा गुफा में देवदासी नित्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक के प्रेम गाथा का वर्णन मिला है। तो याद रख सकते हो, अब याद रखना भी है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखना है आपको इस तरह से। और ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है पूछेगा, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और ये वाला ये कैमूर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला की ये चांग बखार की पहाड़ी, जिसमें सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की है 1033। तो इस तरह से मैंने आपको अभी बताया क्या कि अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में मैंने आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पढ़ते हैं। ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। मुख्य रूप से दो जिले जो है इसमें आते हैं, एक है बलरामपुर और ये है जसपुर जिला। बलरामपुर और जसपुर जिला में ये दोनों हिस्सा मुख्य रूप से आते हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा हिस्सा जो है ना ये सरगुजा का भी आता है, इसलिए यहाँ पे मैन पार्ट जो है ना ये यहाँ पे आ गया। लेकिन जिला में अगर पूछा जाएगा मैन पार्ट कहाँ है, तो आपको सरगुजा जिला लेना है। ठीक है, जिला लेकिन नहीं पूछता है ये, और पूछ दिया तो अब आपको लेना है, क्या लेना है? मैन पार्ट लेना है। मैन पार्ट को कहाँ लेना है? सरगुजा में लेना है। तो कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो इम्पोर्टेंट क्या है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे, ये बलरामपुर जिला है। तो बलरामपुर जिला में 4 पाट प्रदेश पड़ता है। कौन कौन सा भाई देख लो, जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, लसून पाट। ठीक है, तो ये 4 पाट प्रदेश जो है ना ये कहाँ पे पड़ता है? बलरामपुर में। तो अगर प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो आपको क्या लेना है कि जारंग पाट, जमीर पाट, सामरी पाट और लसून पाट, ये चारों जो पाट प्रदेश हैं ये बलरामपुर में पड़ता है। और जो ये 3 पाट प्रदेश हैं, जसपुर, पेंड्रा पाट और मैन पाट, ये पड़ता है जसपुर जिला में पड़ता है। तो इस तरह से कुल मिला के 7 पाट प्रदेश हैं। तो चलो यहाँ पे प्रश्न जो आया है वो कैसे आया है और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो 2 प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। पहला प्रश्न ये था, सॉरी 2 नहीं 3 प्रश्न पूछा गया था यहाँ से। यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा था ये सबसे ऊंची चोटी पूछा था। इस पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जसपुर पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सा है भाई? तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से करके एरो लगा के इसे बना दिया है। तो सामरी पाट प्रदेश सबसे ऊंची चोटी, सामरी पाट प्रदेश है, सबसे ऊंचाई में है।
और इसकी सबसे ऊंची चोटी वाला जो जगह है उसका नाम है गौललाटा। तो गौललाटा ये पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा स्थान है गौललाटा। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। कितना है? 1225 मीटर। याद रखना है ना। तो कैसे याद रखोगे? याद करने का तरीका है कि आप इन चारों पाठ प्रदेश को याद करते हो। इसमें सबसे ऊंची चोटी गौललाटा है जो सामरी पाठ प्रदेश में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। तो इस तरह से आप छोटा करके इसे याद कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बना था वो क्या था? पूर्व से पश्चिम की ओर। चार पाठ प्रदेशों के बारे में पूछा था। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आप बताओ कि पूर्व में कौन सा पाठ प्रदेश है और पश्चिम तक के आपको जाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्रम से जमा दिया है। ये प्रश्न कैसे बना था वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो जमीर पाठ पूर्व में, सबसे पूर्व ये हिस्सा देखो ना, इस तरह से ये जाएगा तो ये पूर्व में आ गया। इसके बाद जारंग आ रहा है दूसरे में, उसके बाद ये जसपुर था तीसरे में, और चौथा में ये मैन पाठ था। ये जो दो प्रश्न है यहाँ, मतलब जो ये 3 पाठ प्रदेश बचा है इसके बारे में नहीं पूछा था। ठीक है, इसके बारे में नहीं पूछा था। दूसरा प्रश्न कैसे बना था? जमीर बना था, उसके बाद जारंग, उसके बाद जसपुर लेना है, उसके बाद मैन पाठ लेना है। ये कई बार आएगा भी। एक बार आने वाले प्रश्न ऐसे नहीं कि एक ही बार में खत्म हो जाएगा, कई बार पूछा जाता है। जो आता है ना प्रश्न उसको एक एग्जाम में ना पूछ के अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए ये दोबारा फिर से बनेगा। तो आपको क्या लेना है? जमीर, जारंग, उसके बाद जसपुर, फिर मैन पाठ। इस तरह से आप इसे ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे और इसका आंसर आपको इसी तरह से लेना है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, चलो देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा था कि ये मैन पार्ट के बारे में, मैन पार्ट के बारे में पूछा था। तो मैन पार्ट के बारे में ये पूछा था कि मैन पार्ट किस जिले में है? किस जिले में है मैन पार्ट? तो सरगुजा जिले में। तो ये तीसरा प्रश्न है। और मुझे 2-3 प्रश्न और याद आ गया। ठीक है, मुझे तो सिर्फ 3 ही याद था, लेकिन अब 2-3 और आ गया। चलो आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। हम अब बात करने वाले हैं मैन पार्ट के बारे में कि सब इतना खास क्यों है। ठीक है, तो ये जो मैन पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये सरगुजा जिले में है। और ये मैन पार्ट जो है इसी जिले में, ठीक है, सॉरी, मैन पार्ट जिला जो है सरगुजा जिला है, तो सरगुजे जिले में ही है ये मैन पार्ट। तो मैन पार्ट में ही 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। अब ये बसाया क्यों था तिब्बती शरणार्थियों को? तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में मैन पार्ट में इसलिए बसाया गया था क्योंकि 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। तो युद्ध से उन लोगों को बचाने के लिए जितने भी तिब्बती शरणार्थी थे उन सभी को मैन पार्ट में बसाया गया था। समझ में आ गया क्यों बसाया गया था 1962 में? क्योंकि 1962 में चीन और भारत का युद्ध होने वाला था। तो युद्ध से उनको बचाने के लिए उन्हें शिफ्ट करके मैन पार्ट में लाया गया था। तो मैन पार्ट में क्योंकि ये तिब्बती है तो अपने ही जैसे क्षेत्र को ही ये क्या करेगा भाई, अपने ही जैसे क्षेत्र को ही पसंद करेगा ना, दूसरे जैसे क्षेत्र को तो पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए इनके जैसा जो क्षेत्र था वो तिब्बत का, मतलब तिब्बती जो एरिया है उसी जैसा मैन पार्ट था। तो मैन पार्ट में इनको बसाया था और इसी मैन पार्ट को टाइगर पॉइंट के नाम से जानते हैं और इक्को पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रहेगा ये, टाइगर पॉइंट और इक्को पॉइंट के नाम से जाते हैं। और इसी मैन पार्ट से मांड नदी का भी उद्गम हुआ है। याद रखना क्या उद्गम हुआ है? मांड नदी का भी उद्गम मैन पार्ट से हुआ है और मैन पार्ट को ही छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। तो देखो कई प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे, 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं और पूछा भी गया है यहाँ से प्रश्न कि जो मैन पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। एक प्रश्न आपको मिल गया। मैन पार्ट से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो मांड नदी का उद्गम हुआ है। दूसरा प्रश्न हो गया, तिब्बती शरणार्थियों को मैन पार्ट में कब बसाया गया? 1962 में। तीसरा प्रश्न बन गया, इसे टाइगर पॉइंट मतलब टाइगर पॉइंट और इक्को पॉइंट किसे कहा जाता है? तो आपको क्या लेना है आंसर? मैन पार्ट को कहोगे। तो इस तरह से 4 प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। मैंने यहाँ पे मैन पार्ट के बारे में पूरा डिक्लेयर आपको बता दिया जानकारी। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट प्रदेश के बारे में। ठीक है, जसपुर पार्ट प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो जसपुर जो पार्ट प्रदेश है यह राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्ट प्रदेश है। कई बार प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में, ये खास हो रहा है। देखो हमने अभी मैन पार्ट के बारे में जाना, अब ये इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन ये सबसे लंबा है, सबसे
लंबा। अगर ये सबसे लंबा, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा भी होगा। तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा अगर पाठ प्रदेश पूछा जाए तो आपको क्या लेना है? जसपुर पाठ प्रदेश को आंसर में लेना है। समझ में आ गया? जसपुर पाठ प्रदेश सबसे लंबा और सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो पेंड्रा जो पाठ प्रदेश उसके बारे में जान लेते हैं। तो पेंड्रा पाठ प्रदेश इतना खास तो नहीं है, लेकिन इससे दो नदी का उद्गम हुआ है। एक नदी जो है नदी उद्गम, ठीक है, मैं यहाँ पे नदी उद्गम लिख लेता हूँ। एक नदी जो है वो है ईब नदी और एक है कन्हार नदी। कहा जाता है कि ईब नदी से, ठीक है, एक नदी क्या है? ईब नदी और एक है कन्हार नदी। अब मुझे चलो अभी इतना ही बस याद रख लो, ठीक है, ईब नदी और कन्हार नदी। इसके बारे में जब मैं आपको नदी वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो बारीकी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस अभी आप इतना ही जानो कि ये जो पेंड्रा पाठ है, पेंड्रा पाठ से ही ईब नदी और कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। इतना ही बस अभी याद रखो, और ज्यादा मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे के कंफ्यूज नहीं करूंगा। नदी वाले टॉपिक में बाकी जानकारी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईब नदी और कन्हार नदी का उद्गम पेंड्रा पाठ से हुआ है। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जारंग पाठ आते हैं। जारंग पाठ क्यों फेमस है? देखो ये जो तीनों था, अभी मैंने आपको बताया ना, ये तीनों जसपुर में है। तो जसपुर के हिसाब से याद रखना, ठीक है, जसपुर जिले के हिसाब से याद रखना, तो याद रहेगा। मैन पाठ जसपुर में है। जसपुर पाठ प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे लंबा है, ये भी जसपुर जिले में। और पेंड्रा भी सबसे मतलब पेंड्रा जो पाठ प्रदेश है इसमें नदी उद्गम हुआ है, ईब नदी और कन्हार नदी, ये भी जसपुर में है। तो इस तरह से इसे खंड करोगे तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अब सॉरी, ये मैन पार्ट जो है सरगुजा में, मैं जसपुर बोल रहा था, ठीक है, सरगुजा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है बलरामपुर, बलरामपुर को आपको क्या करना है? बलरामपुर में 4 पाठ प्रदेश है, जिनमें से सामरी पाठ प्रदेश के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सामरी पाठ प्रदेश क्या है। देख लो भाई, सामरी पाठ प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी गौललाटा है, जिसकी ऊंचाई 1235 मीटर है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जारंग पाठ प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो जारंग देखो यहाँ पे है जारंग। जारंग क्या है? यहाँ पे देख सकते हो जारंग है, और एक है जमीर। जारंग और जमीर में शायद दोनों जगह ना बाक्साइड पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाक्साइड लिख लो, ये भी बाक्साइड और यहाँ भी बाक्साइड, दोनों जगह बाक्साइड पाया गया। तो देखो दोनों एक साथ कंप्लीट हो गया, यहाँ भी बाक्साइड यहाँ भी। और लसून पहाड़ के लसून जो ये पठार है ना, इसके बारे में, मतलब लसून जो पाठ है इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया है, तो इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानो इसमें। तो इस तरह से मैंने प्राकृतिक विभाजन के 2 भागों को मैंने बता दिया। एक है पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा और इतना अच्छे से आप उसे याद कर सकते हो। तो इस तरह से आपको याद करना है। बहुत कम जानकारी मैंने बताया और बहुत ऑथेंटिक जानकारी बताया। प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे याद कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ से।